ओके सुनिए, ये तारा है, ठीक। तारा दो तरह का होगा, एक औसत तारा होगा जो औसत द्रव्यमान का है, एक जो है औसत द्रव्यमान का है। औसत द्रव्यमान का मतलब सन के मास के बराबर। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है सर? मास। अच्छा, द्रव्यमान और भार में अंतर पता है? द्रव्यमान और भार में अंतर मालूम है? अच्छा, चंद्रमा पे द्रव्यमान और पृथ्वी पे द्रव्यमान, और पृथ्वी पे भार और चंद्रमा पे भार बराबर होगा? क्या अलग अलग होगा? द्रव्यमान सेम रहेगा, भार अलग अलग होगा। भार जी पर होता है, भार एक फोर्स है, और द्रव्यमान क्या है? भार एक बल है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं ना, तो मेरा कोई भार होगा, वो बल है। द्रव्यमान क्या होगा? मास, वो कांस्टेंट होता है, दुनिया में तुम कहीं पे भी चले जाओ। समझ में आ गया? तो औसत द्रव्यमान, जिसको आप एवरेज मास कहते हैं, उसका एक तारा है। ये क्या बनता है? वो क्या बनेगा जब उसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगेगा? तो रेड जाइंट। जब एकदम में फ्यूल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? वो बन जाएगा व्हाइट डॉर्फ। इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, समझ, सफेद क्षुद्र नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? व्हाइट डॉर्फ ही बोला जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। ड्वार्फ, ड्वार्फ, ठीक है, लिख लेना यार, व्हाइट ड्वार्फ। इसके बाद आता है रेड ड्वार्फ, इसके बाद आता है ब्लैक ड्वार्फ। क्या मतलब हुआ इसका? व्हाइट ड्वार्फ की एनर्जी कम हुई, रेड हो गया। रेड की एनर्जी एकदम में खत्म हो गई तो वो ब्लैक हो गया। औसत तारा का जीवन ऐसा ही है, ठीक। अब आता है कि एक ऐसा है जो हैवियर तारा है, हैवियर मास का है, या आप बोलेंगे भारी द्रव्यमान का है। अच्छा, भारी द्रव्यमान क्या होता है? 50 केजी। पृथ्वी सन के मास के 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, समझे? अगर सन के मास से ज्यादा है किसी तारे का द्रव्यमान, तो आप समझ लीजिए कि क्या है, वो ज्यादा भारी है। वो क्या बनेगा? रेड सुपर जाइंट, रेड मैसिव ज्वाइंट। अच्छा, जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता है तो सुपरनोवा के बाद क्या बनता है? 2 बनता है, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, तारा बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा। ध्यान सुनिएगा, कोई आपसे पूछ सकता है कि पल्सर और क्वासर में क्या अंतर है? पुलिस पूछेगा आपसे। न्यूट्रॉन स्टार जब बहुत तेजी से घूर्णन करने लग जाता है, रोटेशन करने लग जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, यानी कि न्यूट्रॉन स्टार तेजी से घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि रेडिएशन पल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लग जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है मैं आपको कब बताऊंगा? जब मैं आपको सेफिड बताऊंगा। तो थोड़ा सा रुकिए। जब ये तेजी से रोटेशन, घूर्णन करने लगेगा, मतलब रैपिड रोटेशन करने लगेगा, समझ में आ गया? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फ्लक्स के फॉर्म में चेंज होने लगता है, तो मैग्नेटिक पल्सेस के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आने लग जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पल्सर। तो पल्सर क्या है? बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार है। क्लियर है ये चीज? ये कल हो गया था, कल हो गया था, हो गया था ये। अब देखिए मजा कैसे आएगा। अब देखो अपना ब्लैक होल आता है। अभी देखो, समझो इस कायदे से। ब्लैक होल ये है, ब्लैक होल के सेंटर पर सिंगुलैरिटी है, और उसके आउटर पेरिफेरी पे क्या है? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इवेंट हॉरिजॉन। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इस इवेंट हॉरिजॉन के अंदर कोई भी आएगा वो बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए ब्लैक होल तुमको गोल टाइप का आपको नजर आएगा। क्लियर है ये चीज?
है ना। अच्छा, ये जो इवेंट हॉरिजॉन का जो रेडियस है RO, थोड़ा सा डिटेल जानो ना यार, अच्छा लगेगा तुमको। RO जो है वो सर्च चाइल्ड रेडियस से कम है। सर्च चाइल्ड रेडियस कल हमने क्या बताया था, RC इज इक्वल टू 2GM बाई C स्क्वायर। यानी कि अगर किसी को ब्लैक होल बनना है तो RO यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है उसे क्या होना होगा, RC से कम होना होगा। ये कंडीशन है भाई, रट्टा मार लो इसको। क्या करोगे, ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन ब्लैक होल का है। और अगर ये RO 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन किसका है, सिंगुलैरिटी का है, एकलता। क्या बोलते हैं बाबू इसको, एकलता। बात बुझे, एकलता संभव है, बहुत मुश्किल, अभी तक तो इसके सिग्निफिकेंस नहीं है। एकलता भी दो प्रकार के होते हैं, अभी ज्यादा हो जाएगा। एक होता है नेकेड और दूसरा होता है ऑर्बिटल। छोड़ दो इसको, है ना, अभी इसने को जानना नहीं है। बहुत कम एविडेंसेस नेकेड के हैं, है ना। फिलहाल हम समझते हैं कि एक क्या हुआ, R0 अगर 0 हो गया तो सिंगुलैरिटी हो गई, R0 अगर RC से कम हो गया तो ब्लैक होल हो गया। क्लियर है ये चीज मैम। अच्छा, हम पृथ्वी का RC क्या है, RC क्या है, लिख लो भैया, हो सकता है 4-5 साल बाद पूछ दे। पृथ्वी का RC क्या है, क्या है, पृथ्वी का RC 8 mm है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पृथ्वी 8 mm से छोटा हो जाए यानी 7 mm का हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ब्लैक होल हो जाएगा वो। बात समझा कि नहीं, क्लियर हो गया ये, एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ, RC किस बात पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला देखो सामने, सुनो सुनो सुनो, क्या C बदलता है, C क्या है, प्रकाश की गति। C क्या है, देखो इधर देखो, C क्या है, प्रकाश की गति, गति, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, G क्या है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। M क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द बॉडी, इसको बोलेंगे पिंड का आयतन, पिंड का द्रव्यमान, भार नहीं, द्रव्यमान। बात समझा। अच्छा देखो ध्यान सुनो, RC G की वैल्यू से बदलेगा क्या, नहीं, G की वैल्यू कांस्टेंट है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ। C की वैल्यू भी बदलेगा, नहीं, कांस्टेंट है। 2 इज कांस्टेंट है, तो इससे कोई मतलब है, नहीं मतलब है। इसका मतलब हुआ कि RC जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, M के। यानी जो चीज जितना आयतन होगा, जिसका जितना मास होगा, उसकी RC की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अच्छा ये बताइए कि जुपिटर अर्थ से बड़ा है, जुपिटर के RC की वैल्यू अर्थ से कम होगा या ज्यादा होगा, RC की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि मास भी ज्यादा है जुपिटर का, बहुत ज्यादा उसका जो है मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी कम है। अच्छा ये तुम ये ना, मुझे ना, जब मैं अभी तुम्हें नेबुला हाइपोथेसिस बताऊंगा तो तुम मुझे बताना एक चीज। अच्छा मुझे ये बताओ कि पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा डेंसर कौन है, होना चाहिए मरकरी, पर होता है अर्थ, होना चाहिए मरकरी, वही 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 सन के सबसे पास है, होना चाहिए मरकरी, होता है अर्थ। क्यों, मैं ये सवाल आपसे जब सोलर सिस्टम में भी जस्ट पढ़ूंगा थोड़ी देर में, तब मैं पूछूंगा आपसे कि पूरे सोलर सिस्टम में होना चाहिए मरकरी सबसे हैवियर, मास के कारण, क्योंकि दे आर क्लोजर टू द सन, पर ऐसा होता नहीं है। अर्थ इज मोर डेंसर देन मरकरी, यह आपको जवाब देना होगा।
अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद, अभी एक एक करके करते हैं ना, स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज। इसलिए तो मैं आया हूं, क्यों, कैसे कैसे क्या, कैसे क्या हुआ, ये सब पढ़ना है आपने को, इसीलिए मैं यहां पे हूं। कुछ भी चीज रटना नहीं है। वीनस सबसे गर्म है तो उसका कारण है, अर्थ सबसे ज्यादा भारी है उसका भी कारण है, जबकि अर्थ तो दूर है, उसके वीनस को गर्म, वीनस को ज्यादा वो हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अर्थ होता है। खैर, ये समझे बात को। अब देखो, इसका मतलब जिस चीज का जितना ज्यादा मास, उसका आरसी की वैल्यू, अच्छा, मरकरी के आरसी की वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी, अर्थ के कंपैरिजन में कम होगी। इसका मतलब अर्थ को, मरकरी को और छोटा होना पड़ेगा आरसी होने के लिए। समझे बात हो कि नहीं? ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब एक कंडीशन लेते हैं जिसमें आरसी की वैल्यू, मतलब आरओ की वैल्यू आरसी से कम है। इसका मतलब दिस इज द कंडीशन ऑफ द ब्लैक होल। अपने को क्लियर है? अच्छा, आरसी अगर किसी को बहुत ज्यादा पढ़ना है तो आरसी को कहते हैं, हिंदी मत बोलना यार, लिख नहीं पाऊंगा। तो मरकरी का मास कम है तो उसे और छोटा होना होगा, आरसी की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। इसको यार, इसको बोलते हैं सर्सवाइल्ड रेडियस, लिखने की जरूरत नहीं है, देख लो अपनी तरफ से। बात समझा? ये ब्लैक होल है। अब मेरी बात समझो, मान लो ये वो कंडीशन है जिसमें आरओ आरसी से कम है, आरओ आरसी से कम है। यार अगर तुम लोग हैंड रेज करोगे ना तो दिक्कत होगा हमको, प्लीज हैंड रेज मत करो, यही डाउट पूछ लो। आरओ आरसी से कम है, ब्लैक होल का कंडीशन है, कंडीशन है। अब जहां ब्लैक होल होता है ना, वहां पे सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, धीमे धीमे, नहीं समझा, गोल गोल घूमकर उसमें मिलने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए तुम देखना कि कहीं पर अगर ब्लैक होल होगा ना तो उसके आसपास रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऐसे होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बहुत सिंपल तरीका है समझने का। याद है तुम स्पेस टाइम में रह रहे हो, स्पेस टाइम में, और तुम्हें मैंने क्या बताया, जहां ब्लैक होल होता है वहां पे एक्चुअली में इनफाइनाइट डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसी यहां पर है, तो वो क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा 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 घूमेगा, और ब्लैक होल को समाहित हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्लैक होल है तो इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे, घूमेंगे और इसमें आ जाएंगे। ऐसे करके ब्लैक होल कई गैलेक्सीज को खा जाता है और अपने आप को शक्तिशाली कर देता है। एक ऐसा ब्लैक होल हो जाए जो पूरे यूनिवर्स को खा जाए तो सिंगुलैरिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वो कंडीशन वो वाला हो जाएगा, फिर साइक्लिक नेचर ऑफ यूनिवर्स शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ब्लैक होल इज ए डेमन फॉर द गैलेक्सीज, भक्षक है ब्लैक होल, खा जाएगा सबको। नहीं समझा है? अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट में आप सामान डालें और उससे कुछ ना निकले? भाई हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। अब सारी गैलेक्सीज धीमे धीमे इस ब्लैक होल में जा रहा है, 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 उसमें आ रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका जो तुम्हारा मास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब तुम बहुत खाते हो तो क्या करते हो, उल्टी करते हो। ब्लैक होल भी यही होता है। ब्लैक होल का जब मास बहुत ज्यादा हो जाता है, जब उसे लगता है कि मेरी बियरिंग कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है, तो वो उल्टी करने लग जाता है। समझे बात होगी नहीं? तो वो अपने सेंटर की सिंगुलैरिटी से ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने लगेगा और बहुत तेज प्रकाश बाहर निकलेगा। ये जो उगलना है इसी को क्वासर बोलते हैं। बात समझा? नहीं समझा? हाँ, क्वासर इमर्ज करता है। नहीं समझा? समझे बात होगी नहीं?
जब ब्लैक होल ने क्या करना चाहिए, अब तुमसे कोई पूछे कि अच्छा बताइए कि पल्सर और क्वासर में क्या अंतर है, क्या जवाब देंगे? पल्सर इज अ रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार, अ क्वासर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्लैक होल। भैया दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ये बताओ पहले मुझे, केवल नाम ही में सर सर लग रहा है बस, बहुत डिफरेंट है। बात समझा कि नहीं? पल्सर और क्वासर समझे बात को? अच्छा, क्या कभी आज तक क्वासर दिखाई दिया है? टेलीस्कोप से दिखता है। मेरे को बताना कि आखिरी टाइम कब दिखा था, उस क्वासर का नाम क्या रखा गया, यह आपको होमवर्क है। बिल्कुल हुआ है। आखिरी टाइम कब दिखा था, उसका नाम क्या रखा गया था, और किस टेलीस्कोप ने देखा था? ये छोटा तो होमवर्क मैं एक्सपेक्ट करता हूं ना आप दोगे, समझा? ये छोटा काम मेरे को करके बताना, कल कल पूछूंगा मैं। क्लियर हो गया? एक और चीज है सेफिड। सेफिड इसको सेफिड वेरिएबल भी बोलते हैं, नाम इसका सेफिड वेरिएबल ही है। लेविट का कॉन्सेप्ट है ये, इसको सेफिड वेरिएबल बोलते हैं। इसका नाम हिंदी में भी सेफिड वेरिएबल ही है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हल्का सा छोटा सा। सेफिड वेरिएबल इज नथिंग बट ए स्टार। क्या है ये? कुछ नहीं है, ये एक तारा है। कैसा तारा है? हैवियर, बहुत ही ज्यादा, बहुत अत्यधिक अत्यधिक द्रव्यमान वाला तारा। ठीक, क्लियर है? अच्छा, सेफिड हाइपोथेसिस भी है सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का। खैर ये मत पढ़ो, ऑप्शनल में जाता है ये, ऑप्शनल में भी नहीं, जियोलॉजी में पढ़ना होता है। मेरा चूंकि जियोलॉजी भी रहा है, मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम दिया था, तो जियोलॉजी भी ऑप्शनल है, शायद इस वजह से भी मेरे को ये सब पता है। तो अत्यधिक द्रव्यमान वाला तारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेफिड है। बस एक अंतर है नॉर्मल तारे से और इसमें, ये तारा कभी क्या होगा? बहुत ज्यादा चमकीला होगा, या फिर ये अत्यधिक चमकीला होगा कभी, यानी एक्सेसिव ब्राइटनेस में होगा, ये एक्सेसिव ब्राइट होगा, या फिर कम चमकीला होगा, चमकीला होगा यानी कि लेस ब्राइट होगा। इसी वजह से इसका नाम सेफिड वेरिएबल रखा गया। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो बदले। बात समझा? ध्यान सुनना। वही 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 नॉर्मल तारा है ये, इसके अंदर भी क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है, रेडियो एक्टिव एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, बाहर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सब फेनोमेना सेम है, स्टेबल है। बात समझा कि नहीं? एकदम सेम है, सब कुछ सब एकदम सेम तारा है। बस इस तारे के अंदर खासियत है कि ये कभी चमकता है, कभी कम चमकता है। अच्छा, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, वो एक अलग चीज है। ये ट्विंकल नहीं कर रहा है, ट्विंकल मतलब टिमटिमाना नहीं। कभी तुम्हें लगेगा ना कि जैसे आज लग रहा है बहुत चमकीला है, और तुम्हें फिर लगेगा कि यार यार तो आज बहुत कम चमकीला है। तो कई बार सेफिड को लोग तारा बोलकर बोल देते कि कोई दूसरा तारा तो नहीं है, पर नहीं, वही स्टार कभी कम चमकीला होता है, ज्यादा चमकीला होता है। देखिए सर, इसको समझना थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा आपका। समझे बात हो कि नहीं? देखिए कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे, देखिए कैसे चमकता है ये। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बना हीलियम। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि आणविक संख्या, परमाणुक संख्या, क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या 2 है, और मास नंबर 4 है ये बच्चा? ये बात किसको किसको नहीं पता है? ये तो भैया अपने को पढ़ना है, बीपीएससी पूछ चुकी है कई बार। किसको अणु, किसको परमाणु संख्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है?
किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं बाबू? एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। यही कारण होता है कि आयन बनने के बाद एटॉमिक नंबर बदलता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन उतना ही होता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। बात समझा कि नहीं? अच्छा, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना। अब जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर नाभिक बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके ऊपर जो चीज चक्कर काट रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बात समझा? अगर इसमें अब अगर आपकी बात करेंगे कि हीलियम की, तो हीलियम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, 2 प्लस 2 4 होता है, इसीलिए इसका मास नंबर 4 होता है, ऊपर दिखाया गया है। और इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं एस ऑर्बिट में, spdf होता है, इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है ये बात एकदम बढ़िया बढ़िया से क्लियर हुआ ये चीज। अंदर में 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं। इतनी बात किसको समझ में आ गई? अच्छा, जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, देने वाला कौन होता है? धनी। और लेने वाला कौन होता है? ऋणी। तो अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया किसी को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये धन ही हो जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे He+ आयन। ये धनी हो गया ना, इसने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, कल के डेट में इसको मिलेगा। अच्छा, मान लो इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? He2+ बोलेंगे। चलो, अब हमारा काम आसान हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन के बाद भी कोई देगा क्या? है ही नहीं, तो क्या दोगे तुम? उसके अलावा कुछ नहीं है। तो एक हीलियम है, एक He+ आयन है, एक He2+ आयन है। बात बुझे? एकदम क्लियर है? अच्छा, ध्यान सुनना। ये न्यूक्लियस है जिसमें 4 है, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया से क्लियर है। अच्छा, यहां पे क्या है? यहां पे हीलियम है जिसमें 4 है, और इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, दूसरा बाहर निकल गया है। क्लियर है ये चीज? और यहां पर दोनों न्यूट्रॉन बाहर निकल गए हैं, केवल 2, यहां पे 4 जो है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, और बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। बात तो क्लियर हो गया मैडम? एकदम बढ़िया समझ में आ गया। अब ध्यान सुनिएगा, जब He2+ स्टेज पे रहता है तो उसका दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की टेंडेंसी है कि लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले बहुत अच्छी तरीके से। तो जो भी लाइट आएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की टेंडेंसी होगी उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब कर ले, उसकी टेंडेंसी होती है कि लाइट एब्जॉर्ब कर ले, वो अपने अंदर रख ले लाइट को। तो ये जब, अच्छा, अगर कोई चीज काला क्यों दिखता है आपको? कभी सोचा आपने? सारे लाइट एब्जॉर्ब कर ले। अगर इसने सारे लाइट एब्जॉर्ब कर लिए तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये आपको ओपैक नजर आएगा। ओपैक का क्या मतलब होता है? अपारदर्शी। क्या बोलेंगे इसको? अपारदर्शी। अपारदर्शी। बात समझा? दिख नहीं रहा हमको। जब ऐसा कंडीशन होगा तो ये गर्म होगा या ठंडा होगा? काला ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म होता है, तो ये क्या होगा? गर्म होगा। गर्म या हॉटर होगा। बात समझा? बात समझा है? बात समझा? जब सारे लाइट वो ऑब्जर्व कर देगा, न्यूक्लियाई को रोकने वाला नहीं है,
सारे लाइट इसने अब्सॉर्ब कर ले तो ये तुमको दिखाई ही नहीं देगा, डिम दिखाई देगा, कम, हल्का। अच्छा, यहां पे क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी को, भाई भाग यहां से लाइट, भाई भाग यहां से लाइट, तो इसमें टेंडेंसी क्या होगी कि ये ट्रांसपेरेंट नजर आएगी क्योंकि सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो यहां पे क्या होगा, ये कंपैरेटिवली ठंडा होगा, कोल्ड होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। यहां पर ये आपको पारदर्शी नजर आएगा। तो जब ये स्टेज पर अगर कोई तारा है, किसी मूवमेंट पर जब इस स्टेज पे तारा है तो तुमको वो तारा चमकता हुआ नजर आएगा। और अगर इसके सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए और ज्यादातर वो हीलियम 2+ आयन के स्टेज पर है तो वो आपको ब्लैक दिखाई देगा। तो कभी वो चमकीला नजर आएगा, कभी क्या बोले, कम चमकीला। इसी को कहते हैं सेफिड वेरिएबल। बात बुझे या नहीं बुझे? नहीं बुझा? बुझ गए? अरे क्या बात है यार, सही समझ में आएगी नहीं? कुंचुम कुंचुम 30-40% समझ में आ गया? वेरी गुड। इसका मतलब तुम समझ गए हो कि सेफिड वेरिएबल क्या होता है, तारा कैसे चमकता है, कैसे कम चमकता है। अच्छा, ये सन में भी होता है, ये सन में भी होता है, इनफैक्ट बहुत सारे तारों में होता है। पर सेफिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ज्यादा प्रोनाउंस नजर आता है। सन में भी एक सन स्पॉट की एक्टिविटी होती है, एक्सेसिव मैग्नेटिक फील्ड बन जाना, वहां पर भी ये देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया से सेफिड हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तारों की ज्यादातर बातें हम समझ गए, अब तारों की दुनिया से बाहर निकले। अच्छा, एक टर्म होता है कॉन्स्टिलेशन, टर्म सुना है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, सुना है ना? क्या बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिलेशन एंड गैलेक्सी? कॉन्स्टिलेशन है। अच्छा, एक बार यूपीएससी ने बोला कि जो सप्तऋषि आपको नजर आ रहा है, ऐसे करके याद है, ऐसे करके नजर आता है आपको, याद है? ऐसे करके ये फिर ये ऐसा नजर आता है। एक कॉन्स्टिलेशन है जिसको बियर की शेप में कहते हैं, चम्मच जैसा नजर आता है। यूपीएससी ने पूछा कि चम्मच का ये दिशा क्या दिखाता है? उन्होंने ऐसे नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि ऐसा है, सप्तऋषि है और रात में आप गुम हो गए हो, समझे, और आपका घर पूरब दिशा में है, तो कैसे पहुंचेंगे आप? ये सवाल है, मालूम है ना? किसी को आइडिया है ये सवाल? यूपीएससी का सवाल है 2012 का, बहुत बेहतरीन सवाल। पूछा कि आप रेगिस्तान में एकदम अमावस्या की रात में फंसे हुए हैं, एकदम वर्स्ट कंडीशन में हैं आप, तो आपका घर पूरब दिशा में है, तो आप जो है अपने घर में कैसे पहुंचेंगे? नहीं 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 नहीं, उसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि, बहुत अच्छा सवाल था वो। 2 सवाल मुझे आज तक बहुत अच्छा लगा, एक तो ये सवाल और दूसरा सवाल जिन्होंने मुझे पूछा था वो था कि कोई तारा जो है वो आपको सनराइज कब होता है और सेट कैसा होता है, पृथ्वी से कैसे दिखता है वो 2 सवाल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है? एक सवाल उन्होंने आपसे पूछा कि जैसे उर्सा मेजर या उर्सा माइनर या सप्तऋषि जो है आपको नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है? उन्होंने बोला कि आप पूरब दिशा में कैसे जाएंगे। देखो, उसका सबसे बढ़िया तरीका ये जानने का ये है कि ये जो सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, इसका ये डायरेक्शन जो होता है वो पोल स्टार को दिखाता है, ध्रुवीय तारा जिसको आप कहते हैं, पोल स्टार को दिखाता है? और पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नहीं बुझे? जिस दिशा में पोल दिख रहा है, पोल स्टार, वही आपका नॉर्थ है। अगर आपको पता चल गया कि ये मेरा नॉर्थ है, आपको जाना है ईस्ट में, तो आपको आपका 90 डिग्री लेना पड़ जाएगा। आपको अगर पूरब में जाना तो इधर जाना पड़ेगा, ऑपोजिट में जाना तो ऑपोजिट जाना पड़ेगा। बात समझेगी नहीं? तो उन्होंने बोला कि किस दिशा में मुड़ेंगे आप, तो उसका दाएं राइट हैंड साइड में।
अब याद आया कुछ? यूपीएससी का सवाल था 2 नंबर का, जबरदस्त सवाल। अच्छा, बहुत सही बोला। क्लास 6 के एनसीईआरटी जो नई वाली है उसका पहला ही चैप्टर ये है। गलत बोल रहा हूं मैं? क्वेश्चन भी दिया है उन्होंने। क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, ये जो यूपीएससी ने पूछ लिया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अच्छा सवाल है, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़े। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? तारों के समूह को कहते हैं। ठीक, उसके कुछ नाम है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ये मैं आपसे कल पूछूंगा। आप क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पढ़ के आइएगा, उसी में दिया हुआ है, आप पढ़ के आइएगा। शेप कैसा होता है, बियर की तरह, चम्मच की तरह कैसा होता है। अब पता ना, अभी ऐसे नहीं। अच्छा, बियर की तरह क्यों, कैसे? तो पोलर बियर होता है ना, तो पहले बोल दिया, बोला है लगता है चम्मच की तरह। नहीं नहीं सर, हमने तो बस बियर ही देखा है। क्वेश्चन ऐसा था ना कि अगर आपको हम पुट करते वहां पे, तो आप बताइए कि आपका मतलब जो वेस्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। ये भी हाँ, वही इसी टाइप का सवाल है। आपका वेस्ट किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, लेफ्ट साइड में था उसका वेस्ट। हाँ, वो भी यही सवाल था, बस उसमें मतलब पश्चिम पूछ लिया था। हाँ, यूपीपीसीएस से पूछा, सेम क्वेश्चन है कि कैसे वो उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेबुला हाइपोथेसिस। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इसको क्या बोलते हैं? सौर सौर मंडल, सौर मंडल या तंत्र। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज सिस्टम। व्हाई इट इज सिस्टम, तंत्र क्यों है ये? जो बता देगा, जो बता देगा उसको क्या मिलेगा? आइसक्रीम। इमेजिनरी आइसक्रीम है ना, सबको, सबका बदला लूंगा मैं। बताओ। हाँ, और कुछ बताओ यार, मजा नहीं आ रहा है, अगर कुछ छूट नहीं रहा है। ठीक है, तुम लोग सही बोल रहे हो, पर और भी सोचो कुछ कि व्हाई इट इज सिस्टम, व्हाई इट इज नोन एज सिस्टम। एक से बना हुआ था, सूर्य के चार बना हुआ है। देखो, सिस्टम का क्या मतलब होता है, तंत्र का क्या मतलब होता है। जहां कहीं पर भी तुमको तंत्र नजर आए तो समझ लीजिए कि उसके कई कंपोनेंट्स होंगे और वो एक पर्टिकुलर एक्शन, कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होंगे, कोई पर्टिकुलर कार्य कर रहे होंगे। समझ में आ गया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कार। कार इज अ सिस्टम, कार एक तंत्र है, और कार के अंदर जितने भी पार्ट पुर्जे हैं उनको पता है कि उसे क्या करना है। बाइक एक सिस्टम है सर, साइकिल कर, बाइक, कौन कौन यहां पे बाइक चलाया है? छोड़ो यार, बाइक छोड़ो, शरीर सिस्टम है। शरीर के हर भाग को पता है कि उसे क्या करना है। गलत बोल रहा हूं? आपके हाथ को पता है कि उसे क्या करना है, उस आपके पैर को पता है कि उसे क्या करना है, आपके मस्तिष्क को पता है कि उसे क्या करना है, आपके दांत को पता है कि उसे क्या करना है। सिस्टम जब भी आता है, तंत्र जब भी आता है, तंत्र के साथ कई सारे कंपोनेंट्स आते हैं, कई पार्ट पुर्जे आते हैं, और हर एक पार्ट पुर्जे को पता है कि उसे क्या करना है, वो एक फिक्स्ड एक्शन कर रहा होता है। समझ में आ गया? व्हेन वी टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, ये भी एक सिस्टम है। समझ में आ रहा है? जिसका हेड ऑफ द कंपोनेंट या हेड ऑफ द फैमिली जो है वो सूरज खुद है। और सूरज के चारों दिशा में जो घूमने वाले जो प्लैनेट्स आपको नजर आते हैं, या मून्स नजर आते हैं, या सैटेलाइट नजर आते हैं, उनको पता है कि उसे क्या करना है और कैसे घूर्णन करना है, कैसे परिक्रमण करना है। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए सोलर सिस्टम है। इस बात को समझिए, हर एक कंपोनेंट को पता है कि उसका क्या डायरेक्शन है। माय क्वेश्चन इज कि सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी?
सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी? वो सभी चीजें आएंगी जो सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर है, जो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। समझ में आ गया? सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आने का क्या मतलब हुआ? जो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में आने के बाद रोटेट या रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, क्या मून सोलर सिस्टम का पार्ट है? हमारा चंद्रमा? क्यों भाई, वो तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। देखिए, इसका उत्तर ये होता है कि कोई भी खगोलीय पिंड, कोई भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट अगर सन के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिवॉल्व या रोटेट कर रहा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? इसका मतलब वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इसका मतलब वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है ये चीज? इसीलिए अर्थ तो है ही, मून भी सन का सोलर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया, समझ में आ गया। माय क्वेश्चन है कि कोई भी प्लैनेट अगर सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सन पे गिर क्यों नहीं जाता है? कोई सैटेलाइट आपके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो पृथ्वी पे गिर क्यों नहीं जा रहा है? ऑर्बिट होने का क्या मतलब है? अगर उसको रिवॉल्व करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्यों गिर जाएगा? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है, देखो ये ऐसे है ना, इसको ऐसे पर पानी ऐसे गिर गया, लेकिन अगर मैं ऐसा ऐसा करने लग जाऊं, पानी नीचे गिर रहा है? हाँ, ये जरूर गिर गया है। बात समझा कि नहीं? अगर मैंने इसको यहां आके रोक दिया, नहीं, देखो यहां ऐसे कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, पानी ऊपर ही है, देख लो। लेकिन जैसे मैंने यहां रोका, पानी नीचे गिर गया। ये क्यों ऐसा हुआ? देखो क्या होता है, मान लो ये सन है, और ध्यान सुनना बाबू, इसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा, और ये अर्थ है, ठीक? अगर अर्थ घूमना बंद कर दे तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना है कि उससे वो खींच लेगा। तो सवाल यह है कि अगर अर्थ को अपने इस ऑर्बिट में बने रहना है, समझे बातों की नहीं? तो इसका मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसे आप गुरुत्वाकर्षण, बार बार नहीं लिखूंगा यार, बड़ा कठिन शब्द है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, इसको बैलेंस होना पड़ेगा। अगर मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूं तो ये खींच जाएगा, लेकिन सपोज मैम ने कहा मैं भी खींचूंगी, तो मैम ने अपना दम लगाया, मैं ऑफ कोर्स मैम का दम ज्यादा है, तो वो क्या करेंगी? मैं भी अपना दम लगाऊंगा, तो ये अपनी जगह बने रहेगा। नहीं समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूं? बना रहेगा कि नहीं? तो अगर इसे अपने ऑर्बिट पे बने रहना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? इस बल को बैलेंस करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मैंने ऐसे से घुमाया तो पानी ऊपर की तरफ रहेगा, क्यों घुमाया? तो मैंने जब घुमाया तो इसके ऊपर का जो बल लग रहा है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं कुछ प्रूफ करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं 2 मिनट मुझे दीजिए बस, थोड़ा सा मुझे पेशेंस मेंटेन करिए, तो मैं अभी सब कर दूंगा। मान लेते हैं कि मास ऑफ द अर्थ me है, मास ऑफ द सन ms है। तो न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, वो था GMSME बाई R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन, यानी कि ऑर्बिट का डिस्टेंस है। क्लियर है ये चीज? ध्यान सुनना, अभी बहुत कुछ प्रूफ होने वाला है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv स्क्वायर बाई R। बहुत कुछ प्रूफ ने, मैं केपलर थ्योरी प्रूफ करने वाला हूं अभी, देखो ध्यान से। अगर ये अपनी ऑर्बिट में बना रहे, उसके लिए क्या करना होगा? ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, कर देते। ये v स्क्वायर क्या है?
जितने से ये गोल गोल घूम रहा है ना। तो एम ये क्या है, एम है मास ऑफ द अर्थ, अर्थ ही तो घूम रहा है यार, ये एम है ना, एक मिनट, एम मास ऑफ द अर्थ वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू जी एम ई एम एस बाई आर स्क्वायर। देखो बहुत कुछ प्रूफ होने वाला है यहां पर, इसको इससे काटो, आर से स्क्वायर काट दो, काट दिया, तो क्या निकला, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एस बाई आर। मेरे को ये प्रूफ करना नहीं था, मुझे एक चीज बताना था। इसका मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर जो है, ये जो है ये कांस्टेंट, मास ऑफ द सन बदलोगे क्या, कांस्टेंट, तो जब ये कांस्टेंट हटा दो इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी स्क्वायर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी रेडियस जितना ज्यादा होगा स्पीड उतनी कम होगी, रेडियस जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये सन है, तो अगर कोई खगोलीय पिंड सन के पास से जा रहा है और फिर दूर गया, तो यहां पर इसका रेडियस बढ़ गया और यहां पे इसका रेडियस कम हो गया, हो गया। अपने को क्या पता है, वी स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसका मतलब यह हुआ कि यहां से लेके यहां तक की रेडियस ज्यादा है, जब ज्यादा है तो इसका मतलब स्पीड कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही वो यहां से यहां जाएगा इसकी स्पीड कम होता गया, 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, फिर से बढ़ गया, तुरंत आ गया ऐसे, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। नहीं समझा बात को, बात समझा कि नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड कम होगी, होगी। ये बात सैटेलाइट के लिए भी लागू होगा, अगर ये अर्थ है तो सैटेलाइट के लिए भी लागू होगा। मान लीजिए कि इंडिया यहां पर है, मान लेते हैं अर्थ है, अर्थ तो सैटेलाइट सिस्टम में भी यही होगा, ये मान लो अर्थ है और सैटेलाइट सिस्टम, ये सैटेलाइट है, तो इंडिया यहां है, तो आपकी टेंडेंसी क्या होगी, आपका सैटेलाइट ज्यादा से ज्यादा समय तक यहां पर है, तो आपकी टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा समय तक तभी होता है जब उसकी स्पीड कम हो जाए, तो आप उसे ऑर्बिट को क्या कर दोगे, इलोंगेट कर दोगे, ताकि सैटेलाइट ज्यादा से ज्यादा वक्त तक क्या करता रहे, हम एक मिनट हमारे एरिया को देखता रहे, और आपको पीछे वाले एरिया को दिखाना नहीं है, फट से सैटेलाइट भाग के आएगा, फिर ऐसे होगा। इसीलिए ज्यादातर सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर रहने के लिए इलोंगेटेड ऑर्बिट पे बनाए जाते हैं। बात बुझे या नहीं बुझे, नहीं समझी मैडम, समझ गई, ये केपलर का तीसरा नियम है, बात समझे कि नहीं। और मैंने आपको इसलिए भी बताया है क्योंकि जब आप मिलनकोविच कर्व पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज में, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रिसीजन और इसेंट्रिसिटी का, वो आप ऐसे ही समझ पाएंगे। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया ये चीज, फिलहाल आप ये समझ गए हो कैसे क्या होता है। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि अगर किसी खगोलीय पिंड को या किसी प्लैनेट को सन के अराउंड चक्कर काटना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करना, अगर ना करे तो वो क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा। बहुत अच्छा काम, काम खत्म, बहुत सारा काम। हाँ हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो, वही तो मैं बता रहा हूं, तेजी से निकल जाएगा वहां से वो। अच्छा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट बोल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो तुम, जब वो पास से निकलेगा उसको काउंटर कर देगा हायर स्पीड, नहीं समझा, हायर स्पीड काउंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ जाएगा ना उस समय में, इसी वजह से उसको काउंटर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज, बात बुझे बढ़िया से। अच्छा ये क्लियर हो गया, यानी कि भैया गोल गोल घूमना पड़ेगा ऑर्बिट में। अच्छा मान लो कि जो स्पीड अगर अर्थ का अभी है, अगर उससे थोड़ा कम कर दे तो वो अपना
करीब आ जाएगा, आ जाएगा। अगर सन है और वो एक तारा है, उसका मास ज्यादा है, तो स्पेस टाइम में वो डिप्रेशन क्रिएट करेगा। मेरी बात है ना मानो, अपना दिमाग लगाओ। अगर सन एक तारा है, उसका मास ज्यादा है, तो स्पेस टाइम में वो डिप्रेशन क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? अरे यार मैंने करी तो बता। ये मान लो स्पेस टाइम है, और यहां सन है, तो क्या ये डिप्रेशन क्रिएट करेगा? अर्थ भी अगर इस स्पेस टाइम में, तो वो भी डिप्रेशन क्रिएट करेगा। और चूंकि अर्थ इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है, तो वो इसके डिप्रेशन में है। सन के डिप्रेशन में, तभी तो चक्कर काट रहा है। जब उसके डिप्रेशन में होगा, तो धीमे धीमे उस डिप्रेशन में नीचे की तरफ भी तो जाएगा, नहीं जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ कि सन की जो ऑर्बिट है वो धीमे धीमे कम होगा। वो इस वजह से भी है क्योंकि एनर्जी लूज करेगा सन। अर्थ नहीं समझे बात को? अर्थ अगर चक्कर काट रहा है, तो चक्कर काटते काटते थकेगा भी तो यार, वो डिप्रेशन में जाने की कोशिश तो करेगा ना, तो उसकी एनर्जी लूज होगी कि नहीं? एनर्जी लूज होने का मतलब उसका स्पीड कम होगा कि नहीं? तो स्पीड कम होगा, तो वो क्या करेगा? अपने ऑर्बिट को छोटा करेगा, बड़ा करेगा। अगर उसकी एनर्जी कम हो गई, उसकी अगर किसी की स्पीड बढ़नी है या घटनी है, तो अगर मान लो किसी की स्पीड बढ़ जाती है, तो क्या होगा? अंदर आ जाएगा। अगर बाहर जाए तो बाहर चला जाएगा, ऐसे करके। अगर स्पीड बढ़ गया तो वो अंदर की तरफ। अरे मैंने बोला ना अभी, रेडियस कम होना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड का बढ़ना। बात समझा कि नहीं? ये ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप समझ में आ गया? ये रिलेशनशिप जानना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर किसी के अंदर आप ज्यादा स्पीड दे देते हो, तो वो क्या करेगा? ऑर्बिट के क्लोजर कर देगा मास के। अगर कम कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा? बाहर कर देगा उसको। नहीं समझा? सन स्टेशनरी अर्थ के कंपैरिजन में है। अगर तुम गैलेक्सी में देखोगे, तो वो भी रिवॉल्व कर रहा है सेजिटेरियस ए के कंपैरिजन में। तो तुम तो सन का पार्ट हो, तुम्हें स्टेशनरी रखना पड़ेगा ना। तुम ट्रेन में हो, तो ट्रेन को स्टेशनरी रखोगे ना। तुम्हारा दोस्त जो होगा, उसके हिसाब से तुम अलग चल रहे होगे। वो कहने का मतलब है, समझा बात हो कि नहीं? तो जब एनर्जी लूज होगी, गेन करेगा, उस हिसाब से वो अपना ऑर्बिट बदलता रहेगा। ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये चीजें जानना जरूरी है आपके लिए। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हमारे मूल टॉपिक पे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारा सन और अर्थ कैसे बना है, और अर्थ प्लैनेट क्यों है, प्लैनेट का डेफिनेशन क्या होता है, प्लूटो पहले प्लैनेट था तो प्लैनेट कैसे हट गया। ये सब बातें जानना जरूरी है आपके लिए। समझ में आ गया? तब हम लोग थोड़ा बहुत खेल करेंगे। समझ में आ गया? टाइडल लॉकिंग क्या है, मून की टाइडल लॉकिंग क्या है ना? ये सब बात करेंगे। मून कैसे सन अर्थ को स्टेबलाइज करता है। अगर मून नहीं रहेगा, तो क्या अर्थ में दिन और रात होगा? क्या अर्थ पे दिन रात हमेशा 24 घंटे का रहा है? बोलो दादा, क्या फ्यूचर में 24 घंटे से कम का दिन होगा या 24 घंटे से ज्यादा का दिन होगा? सूर्य का डेफिनेशन सोचिए। ये तो रोटेशन है, दिन रात रोटेशन की वजह से होता है। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, फ्यूचर में 24 घंटे के दिन रात से ज्यादा 25 घंटे का हो जाएगा, या 23 घंटे का होगा, या 24 घंटे का ही रहेगा? मैडम रिवॉल्यूशन नहीं है, रोटेशन है। हम अर्थ से, हमको सन से कोई मतलब नहीं है। क्या फ्यूचर में दिन 24 घंटे से ज्यादा का होगा या 24 घंटे से दिन होगा? मान लो 1 लाख साल बाद की बात करते हैं। क्या 30 घंटे का दिन होगा या 20 घंटे का दिन होगा? रोटेशन स्लो हो जाएगा पक्का। पास्ट में क्या था? रोटेशन फास्ट था। ये काम किसका है? 24 घंटे का दिन और रात जो होता है, ये किसने किया है? ये सब मून के वजह से है, सब मून का है। आप बस मून को हटा दीजिए, फिर देखिए तांडव क्या होता है आपके साथ। कभी 10 घंटे का दिन होगा, कभी 18 घंटे का दिन होगा, कभी 365 घंटे का।
बात करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको पढ़ाया नहीं गया है, इसीलिए आपको ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट लग रहा होगा। बात समझे कि नहीं? मून इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। गलती से भी अगर मून हट गया ना, पृथ्वी अपने अपने जो धुरी पर घूम भी नहीं पाएगा। टाइट्स वो अलग चीज है, लेकिन वो अपने धुरी पर जो एकदम समांतर आपको दिखाई देता है ऐसे से गोल गोल घूमता हुआ, वो कभी नहीं, पता कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे। इसको कहते हैं वॉबलिंग, वॉबलिंग ऑफ अर्थ। इसको कहते हैं लट्टू, जैसे देखो लट्टू मार दो, लट्टू मारते देखा आपने? लट्टू जब आखिरी में गिरने लग जाते तो कैसे वॉबल करने लग जाते हैं, इसको वॉबलिंग ऑफ अर्थ कहते हैं। सिर्फ मून के वजह से, चंद्रमा की जगह से ये वॉबल नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। चंद्रमा का इतना सिग्निफिकेंस है। बात समझेगी नहीं? दिस फेनोमेना इज नोन एज टाइडल लॉकिंग। आई होप आज नहीं हो पाएगा, 1 घंटा 11 मिनट हो गया। भैया जिसके पास नहीं है वो यही, उसकी हालत बहुत खराब है। बहुत सारा है तो उसकी हालत बहुत अच्छी है, स्टेबल है। इसीलिए किसी भी प्लेनेट के साथ सैटेलाइट का होना जरूरी है मैम, वो भी सब्सटेंशियल साइज का। चंद्रमा है इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है, नहीं है तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए सभी धर्मों में चंद्रमा का स्पेशल सिग्निफिकेंस है। बात समझी? ये जो करवा चौथ चंद्रमा के हिसाब से देखते हो, इसीलिए कुछ कैलेंडर तो लूनर कैलेंडर्स होते हैं। हिजरा कैलेंडर जो मुस्लिम कैलेंडर है वो लूनर कैलेंडर है। बात समझी? इसीलिए ईद जो आप का जो रमजान का होता है वो चंद्रमा को देखकर होता है। चंद्रमा हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन रिलीजन। आपका एग्जिस्टेंस चंद्रमा की वजह से बड़ी, ये बहुत कम लोगों को पता है इसका। इसको आपको जो मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा ने कैसे इंसान को पृथ्वी पर डाला है। बात समझा बच्चा? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे थे यार हम? हाँ देखो यार, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को लेकर बहुत थ्योरीज हैं। बहुते का मतलब बहुते थ्योरी है। प्लैटिसिमल थ्योरी, बाइनरी थ्योरी, 2 स्टार थ्योरी, 1 स्टार थ्योरी, बहुते थ्योरी है। थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। जो सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है वो थ्योरी है आपका कांत एंड लाप्लास का नेबुला हाइपोथेसिस। कौन सी थ्योरी है? नेबुला हाइपोथेसिस। बात समझा? सबसे पहले इस थ्योरी को दिया था गैसियस थ्योरी का नाम, जिसे सबसे पहले कांत ने दिया था 18th सेंचुरी में। कांत, इमैनुअल कांत, जर्मन थिंकर थे ये, एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे ये। फिर कांत की कुछ थ्योरी में दिक्कत था तो लाप्लास ने इसे दूर किया और इस प्रकार कांत एंड लाप्लास थ्योरी के नाम पर नेबुला हाइपोथेसिस आया। अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा होगा तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजिकल साइकिल जो था वो हट्टन ने दिया था। हट्टन के बाद जो प्रोमिनेंटली सिस्टमैटिक तरीके से दिया वो डेविस ने दिया। डेविस के क्रिटिसिज्म के वजह से पेंग की थ्योरी आई, एल्सी किंग की थ्योरी आई, मोरिसावा की थ्योरी, बहुत थ्योरी आई। समझ में आ गया? उसी प्रकार कॉस्मोलॉजी में सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को लेकर सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है, जो फादर ऑफ थ्योरी कहा जाता है, वो है नेबुला हाइपोथेसिस। बाकी जितनी भी थ्योरीज आई हैं वो इसके क्रिटिसिज्म के बाद आई हैं। बात समझा कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, कनाडा एंड सांख्या, गौतमा ने जो, कपिला ने जो बोला वो अलग बात है। सृष्टि की रचना कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बना, ये सब वो एक अलग बात है, वो तुमने वो पेंशन हिस्ट्री में पढ़ा था। लेकिन जो सबसे पहली थ्योरी मानी जाती है वो होती है नेबुला हाइपोथेसिस। समझ में आ गया? तो नेबुला हाइपोथेसिस मतलब होता है नेबुला परिकल्पना। अच्छा, विज्ञान में सबसे पहले अगर कोई चीज आता है वो आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद आता है तुम्हारा थ्योरी, थ्योरी के बाद आता है लॉ, और जब कोई चीज लॉ बन जाता है मतलब वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है, देयर इज नो डिस्प्यूट इन दैट। बहुत कम ऐसा होता है जब लॉ को तोड़कर कुछ और बनता है। परिकल्पना का मतलब यह है कि हम चेयर पे बैठे और हमने सोचा कि ऐसे पृथ्वी बना होगा, इसको हम कहते हैं परिकल्पना, हाइपोथेसिस। मैंने कह दिया कि शंख
सफेद हंस सफेद होते हैं। ठीक, ये एक परिकल्पना है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा सर, मैंने कह दिया हंस सफेद होते हैं, ये एक परिकल्पना है। अब मैंने जब ऐसा कहा, उस पर मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मैं ब्रिस्बेन गया था, वहां पे भी मैंने सफेद देखा। साउथ अमेरिका में मैं ब्राजील गया था, वहां पर भी मैंने हंस को सफेद देखा। अतः हंस सफेद होते हैं। ठीक, अब किसी ने कहा कि मैंने बल्गेरिया में फलाना सरोवर के बगल में हंस को जो है वो क्या देखा है, काले रंग का देखा है। अब यहां पे आ गया डिस्प्यूट। अब इस परिकल्पना में एक प्रॉब्लम आ गया, सामने वाले ने कह दिया नहीं भाई ये तो गलत बात है, मैंने काले हंस भी देखे, क्या बात कर रहे हो तुम, समझे। तो अगली बार फिर हाइपोथेसिस में इंप्रूवमेंट आया और उसने बोल दिया हंस सफेद या काले रंग के होते हैं। समझे बात, तो एक्सप्लेन करने को क्या हो सकता है, उसके अंदर मेलेनाइन फॉर्मेशन ज्यादा हो गया हो तो वो हंस हो गया, वैसे मूलतः सफेद होता है। बात समझा कि नहीं। फिर कहीं और पाया गया कि लाल होता है, अब गड़बड़ हो गया भाई, समझे बात हो कि नहीं। तो फिर थ्योरी आएगी, थ्योरी कहेगी कि मूलतः सफेद रंग के होते हैं, लेकिन कई बार जीन चेंजेस होने की वजह से उसके उसके मेलानाइन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। उस मेलानाइन में पिगमेंट के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि उसका क्या रंग होगा। व्हाइट वाले में व्हाइट पिगमेंट निकलता है, रेड में रेड निकलता है, मेलानाइन ज्यादा होने की वजह से ब्लैक निकल जाता है। वो ज्योग्राफिकल रीजन के बेसिस पर भी होता है। तो हमने क्या कर दिया, थोड़ा इवोल्यूशन बताकर हमने क्या कर दिया, इसको थ्योरी बना दिया। बात समझा, बात समझा। ये विज्ञान में दूसरा स्तर है। बात समझा। पहला स्तर क्या होता है, परिकल्पना का। दूसरा स्तर होता है थ्योरी का। उसके बाद क्या होता है, इस थ्योरी को प्रूव किया जाता है। एक्सपेरिमेंट किया गया, जीन में हो गया, पता चला कि इस जीन में ब्लैक जीन होने की वजह से ब्लू कलर आ गया है और ब्लू जीन होने की वजह से ब्लैक कलर आ गया है। बात समझे कि नहीं। तो इस थ्योरी में साइंटिफिकल इंप्रूवमेंट होगा और जब कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा, सबने कह दिया हां भाई ये बात एकदम सही है, देन इट बिकम्स लॉ। बात समझा कि नहीं। लॉ को तभी तोड़ा जाएगा जब पैराडाइम शिफ्ट आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नेबुला हाइपोथेसिस एक परिकल्पना स्टेज पर है, यह अभी थ्योरी नहीं बना है। बात समझा कि नहीं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी स्टेज पर है, वो अब थ्योरी हो गया, उसको प्रूफ होना बाकी है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लॉ स्टेज पर है, मतलब वो बियॉन्ड डाउट सही है। लेकिन लॉ को भी जब आइंस्टीन ने वो ग्रेविटेशनल वेव्स निकाला तो भी न्यूटोनियन फिजिक्स गलत हुआ काफी हद तक कुछ लेवल पे, तो फिर वो एक तीसरा चीज चालू हो गया। तो साइंस इस तरीके से डेवलप होता है। मैं जो आपको बता रहा हूं ये एक बिगिनिंग स्टेज का है, समझ में आ गया। चूंकि ये बिगिनिंग स्टेज पर है तो इसके कई क्रिटिसिज्म होंगे, समझ में आ रहा है। और इससे कई थ्योरीज निकलेगी, प्लैनेटेसिमल थ्योरी निकलेगी, बाइनरी स्टार थ्योरी निकलेगी, यूनियन स्टार थ्योरी निकलेगी। आपको इतना घुसने की जरूरत नहीं है, इतना घुसना उसको होता है जिसको ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है, समझ में। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, है ना। वो क्यों बताऊंगा, देखो कोई भी जो हाइपोथेसिस आया है उसके बाद जो थ्योरीज आई हैं वो क्यों आया है, वो हाइपोथेसिस पूरी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसीलिए आया है ना। अगर वो पूरा एक्सप्लेन कर देगा तो थ्योरी और बन के लॉ नहीं बन जाएगा वो, फिर हम उसको नेबुला लॉ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग नेबुला हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। मतलब अभी भी इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। बात समझे कि नहीं। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, अभी लॉ नहीं बनाया वो। क्यों नहीं लॉ बनाया, क्योंकि वो हर्शिनियन माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, वो ड्रैकेंसबर्ग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इंटर कंटिनेंटल माउंटेन बिल्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बल्जिंग ऑफ अर्थ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, प्लेट के जो पोजीशंस है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, समझे। इसीलिए वो अभी थ्योरी है। जब वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर देगा तो वो लॉ बन जाएगा। बात समझा कि नहीं। आई होप हाइपोथेसिस थ्योरी और लॉ में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ओके, अब आता है आपका नेबुला हाइपोथेसिस। इसको बोलेंगे क्या, नेबुला।
परिकल्पना। देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम स्टार जानते हो तो इसको समझ जाओगे बहुत बढ़िया से। जब बिग बैंग हुआ तो मैंने क्या बताया था, एक रेडिएशन फेज था और एक मैटर फेज था, ठीक है। ये रेडिएशन और एक ऐसा भी फेज है कि रेडिएशन मैटर दोनों आ रहा है, समझ में आ गया। तो ये रेडिएशन और मैटर जो होता है ना, वो क्लाउड के फॉर्म में, क्लाउड के थक्के के फॉर्म में हर जगह है। स्टार भी जब मरता है, जब सुपरनोवा होता है, उसका एक्सटर्नल पार्ट जब फूट के बाहर निकलता है तो वो कई क्लाउड फॉर्म करता है। ऐसा ही एक क्लाउड होगा, समझ में आ रहा है। इस क्लाउड में गैसेस हैं, कौन सा, हाइड्रोजन एंड हीलियम, बात समझा। और दूसरा क्या है, डस्ट है, थोड़ा मैटर भी है, थोड़े गैस भी है, थोड़ा मैटर भी है। क्लियर है मैम? मैम क्लियर है? अच्छा देखो इधर ध्यान सुनो, इसका शेप उल्टा आड़ा टेढ़ा है, इसका शेप क्या है, आड़ा टेढ़ा है। अब क्लाउड का कैसा शेप होता है, आड़ा टेढ़ा होता है कि नहीं। तो जब ये धीमे धीमे ठंडा होना शुरू होगा तो इसमें हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन भी शुरू होगा और साथ में चूंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसकी टेंडेंसी होगी कि वो जाए अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करे। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? ए बाबू बात समझ रहे हो। मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर है। सेंटर ऑफ मास जानते हो, आदमी का, इंसान का सेंटर ऑफ मास कहां होता है। क्या मतलब हुआ कि अगर किसी की नाभि से अगर किसी के पास ताकत हो तो वो एक उंगली से उसे उठा सकता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या रहता है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, पूरा मास माना जाता है कि वहीं पर है, वहां से सारा बैलेंस है। नहीं समझा। अर्थ का सेंटर ऑफ मास कहां है, सेंटर पे। किसी बॉल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, सेंटर पे। नहीं, इंसान का नाभि पे। अगर मैं ऐसे उठाना चाहूं ना, इंसान को ऐसे उठा सकता हूं। अब यहां पर उसका सेंटर ऑफ मास है। ए बाबू बात समझे कि नहीं। और ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लग रहा होगा, ये 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 ऐसे, सब यहां की तरफ लग रहा होगा। तो क्या होगा, तो ये चीज कैसे होना है, घूमना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा। सेंट्रीफ्यूगल मास कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, घूमना शुरू कर देगा ऐसे ऐसे करके, कि सेंटर पे तो है नहीं, तो वो क्या करना है, घूमना शुरू कर देगा ऐसे ऐसे करके। बात को समझे कि नहीं। अच्छा ठंडा भी हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन उस वजह से भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन उसके वजह से भी है। तो ये इतनी बड़ी चीज क्या हो जाएगी, छोटे में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अच्छा मैरीगो राउंड किए हो, मैरीगो राउंड जानते हो, मैरीगो राउंड नहीं, एक तुमने, अगर तुम ऐसे ऐसे उस जैसे एक होता है ना, ऐसे ऐसे घूमने वाला होता है, ऐसे 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 घूमने वाला देखा है तुमने मैंने। तो ऐसे कर लो अगर तुम, तो वो धीमे धीमे घूमेगा, लेकिन तुमने अगर ऐसे कर लिया तो वो तेजी से घूमने लग जाता है। देखा है ऐसा कभी, कभी ऐसा नहीं देखा, कभी पार्क पे नहीं गई, कभी ऐसे गोल गोल घूम नहीं घूमा, बक बक लोग नहीं देखा आज तक है। एक काम करना, आज तुम पार्क में जाना और तुम ना ऐसे गोल घूमना और ऐसे करके घूमना, ठीक। और फिर क्या करना, तुरंत बीच में ऐसे कर लेना, तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। कायदे से अगर तुम साइंस की स्टूडेंट हो, बोलते हो मैं इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बात समझा कि नहीं, लेकिन तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं ज्यादातर हो तो क्यों उसको ऊपर से नहीं भाई, हमको तो पूरा क्लास लेके चलना होगा ना। क्या समझे बात को, ये समझा। तो अगर कोई चीज बड़ा है, अगर वो छोटा हुआ और वो गोल गोल घूम रहा है तो क्या होगा, तेजी से घूमने लगेगा। सही बात है, सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेबुला ऐसे ऐसे था वो अब छोटा होकर गोल हो रहा है और तेजी से क्या हो रहा है, घूम रहा है। सही बोल रहा हूं। ऐसा दो कारणों से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कूलिंग की वजह से ठंडा हो रहा है धीमे धीमे। क्लियर है ये चीज, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा मैंने तुम्हें कल क्या बताया था कि अगर कोई चीज अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कोलाइड करने लग जाते हैं,
टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, तो इसके कोर पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होने लगेगा, हाई होने लगेगा। मैंने कल तुम्हें एक और बात बताया था कि फ्यूजन प्रोसेस, अच्छा इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है और हीलियम है और डस्ट है। कोई टेंशन, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, चूंकि ये अंदर की तरफ आ रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर बढ़ने पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा, कोलाइड करने लगेगा और क्या बनेगा, हीलियम। ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, बहुत एनर्जी निकलेगी। बात समझा कि नहीं? तो ये इसका कोर धीमे धीमे क्या होने लगेगा, तारा बनने लगेगा। इसको आप कहते हैं सन। नहीं समझा, नहीं बुझे, नहीं बुझे? अच्छा मैडम ये बताइए कि ये जो सन का जो अंदर का है, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम बन रहा है। जिस दिन सारा हाइड्रोजन गल गया फिर क्या होगा, सन रेड जाइंट बनाएगा। फिर के बाद क्या होगा, सन इज एन एवरेज स्टार। तो हो सकता है कि अगर सन ज्यादा मास गेन ना करे तो वो कैसा बन जाए, वो रेड जाइंट वगैरह बन जाए, सॉरी व्हाइट ड्वार्फ, रेड ड्वार्फ सब बन जाए। उसके अंदर ब्लैक होल बनाने की अभी तो कैपेसिटी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझे बाबू, है ये चीज है, समझा बात को? तो क्या बन जाएगा ये, स्टार, सन, सन बन जाएगा ये। अच्छा अब ध्यान सुनना, अंदर का कोर गर्म है, बाहर क्या है, ठंडा है। तो इसकी टेंडेंसी क्या, अब कोर आ गया वो भी द्रव्यमान के साथ है, तो इसके अंदर ज्योग्राफिकल, इसके अंदर क्या होगा, कूलिंग होगा और अंदर की तरफ घुसेगा, और ये साथ साथ में हल्का हल्का गर्म भी कर रहा है। अच्छा जब कूलिंग होने के, जब एक्सटर्नल सरफेस अंदर की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और ये फ्लैट डिस्क की तरह हो गया। बात समझा कि नहीं? ये एक फ्लैट डिस्क की तरह होगा, गोल गोल घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करे। ध्यान सुनना, बाहर की तरफ एक्सपैंड करे। बात समझी कि नहीं? अच्छा सन जो कि अंदर में है उसका मास बहुत ज्यादा है, तो जो मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसे वो खींच लेगा अंदर की तरफ, खींचेगा। नहीं बुझी? जितने भी डस्ट वाले पार्टिकल होंगे उसको क्या करेगा, सन खींचेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, वो खींचेगा उसकी तरफ। जिसका मास कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, वो किधर की तरफ जाने लगेगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा। तो जो पथरीले चीज होंगे वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ रहेगा, और जो गैसियस वाले चीज ज्यादा होंगे वो किधर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। क्लियर है ये चीज? अभी भी सन घूम रहा है, उसके साथ पूरा फ्लैट डिस्क घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब थ्रेशोल्ड अचीव कर जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, ये जो सन का सिस्टम है और उसके अराउंड जो होंगे छोटे छोटे रिंग्स निकलने लगेंगे। बात समझा? ये रिंग्स क्या करेंगे, अब कोई बड़ा जो पत्थर होगा वो अपने बगल के छोटे पत्थर को अपने अंदर खींच लेगा, फिर ये आगे गया फिर छोटे पत्थर को खींच लेगा। अगर इस पत्थर से बड़ा कोई पत्थर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच जाएगा। ऐसे करके ये जो रिंग है कोलिज करके एक प्लैनेट बना देगा। बात समझा? बात समझा? अच्छा दूसरा प्लैनेट बनाना, तीसरा भी बना, चौथा भी बना, और ये सारे कैसे हैं, पत्थर के हैं। और कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो खींच नहीं पाएंगे, वो क्या करेंगे, इन चारों प्लैनेट के बाहर गोल गोल चक्कर काट रहे होंगे। ये पत्थर की बाउंड्री होगी जिसे आप एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। बात समझे? इसके बाद जो भी होगा वो सारे गैस वाले होंगे, गैस, पानी, आइस, वैसे वाले होंगे। तो जो अंदर के 4 ग्रह होंगे वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, पथरीले, पथरीले ग्रह होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और बाहर के 4 जो होंगे उसको हम लोग बोलेंगे गैसियस प्लैनेट्स, जोवियन प्लैनेट्स। ये कैसे होंगे, या तो गैस के बने होंगे,
ये आइस के बने होंगे। क्लियर है ये चीज? अब मेरे को एक बात बताओ कि सबसे अंदर ग्रह की स्पीड ज्यादा होगी या सबसे बाहर के ग्रह की ज्यादा होगी? क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। समझ में आया कि नहीं? और वैसे भी दिमाग लगाओ, तुम जो बोल रहे थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो उसको कंपनसेट करने के लिए स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिल रहा है। और सबसे बाहर का सबसे कम होगा। ठीक, शुरुआत में जो प्लैनेट माने जाते थे वो माने जाते थे क्या? 9। कितने माने जाते थे? 9। 2005 के बाद प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया। कहा नहीं यार, तुम प्लैनेट की कैटेगरी में मतलब सूट नहीं करते हो, तुम्हें हम छोटा ग्रह मान लेते हैं, क्षुद्र ग्रह मान लेते हैं, तुम्हें हम ना डॉर्फ प्लैनेट मान लेते हैं। रीजन का जो एक नियम दिया गया, रूल दिया गया है, वो नहीं कर पा रहा था सर। वो अभी मैंने पूरा किया नहीं है। अभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट में मुझे अंतर बताना है। पहले मैं चीजों को समझा रहा हूं। अब मुझे ये बताइए कि प्लूटो को प्लैनेट से बाहर क्यों निकाला गया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU बोलते हैं। क्या कारण था सर उसको बाहर निकालने का? एक तो मतलब उसका सन का पूरा चक्कर लगाना वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, और दूसरा कि वो किसी भी दूसरे सैटेलाइट से छोटा नहीं होना चाहिए। देखो सुनो, प्लैनेट को प्लैनेट कहने का, ग्रह के ग्रह कहने की 3 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तब तक तुम किसी को प्लैनेट नहीं कहोगे जब तक कि ये 3 बातें क्लियर नहीं होंगी। 3 बातों का जो नियम है वो फॉलो नहीं होगा। ध्यान सुनना बच्चा पार्टी, इसके बाद नहीं बताऊंगा। किसी भी ग्रह को ग्रह तब तक नहीं कहा जा सकता, किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसके 3 नियम पूरे ना हो। पहला, वो सूर्य के चारों तरफ प्रत्यक्ष रूप में चक्कर काटता हो। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो ये सन है, तुम तब तक किसी को प्लैनेट नहीं कह सकते हो जब तक कि सन के अराउंड वो डायरेक्ट चक्कर ना काटता हो। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो ये अर्थ है और ये मून है। मून जो है अर्थ के अराउंड चक्कर काट रहा है ना? और इनडायरेक्टली मून सन के अराउंड भी चक्कर काट रहा है क्योंकि अर्थ चक्कर काट रहा है ना? तो क्या मून को प्लैनेट कहा जा सकता है? आंसर है नो। मून सन के इनडायरेक्टली चक्कर काट रहा है, डायरेक्टली नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से चक्कर काट रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इसीलिए मून इस कैटेगरी में नहीं। फॉर दैट मैटर कोई भी प्लैनेटरी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट प्लैनेट नहीं बन सकता क्योंकि वो इनडायरेक्ट चक्कर काट रहे हैं, डायरेक्ट नहीं। तो पहला क्या नियम है कि प्रत्यक्ष रूप से चक्कर काटता हुआ नजर आए। प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों ओर क्या करे? परिक्रमा करे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवॉल्व्स अराउंड सन डायरेक्टली। क्या बुझे बाबू? क्या समझे ये बात? चक्कर काटे, ये नियम पहला समझ गए? पहला समझ गए? बुझे कि नहीं बुझे? दूसरा ये नियम होना चाहिए कि वो स्फेरिकल शेप में हो। अब देखो, मैंने क्या बोला था कि अंदर के 4 ग्रह कौन से हैं? टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं। अंदर के 4 ग्रह मैं नाम बताऊंगा, अभी पहले बात समझो। और बाहर के 4 ग्रह कौन से हैं? गैसीय ग्रह हैं। उन दोनों ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट तो चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। एस्ट्रॉइड्स चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। तो क्या इनको ग्रह कहा जा सकता है? क्या प्लैनेट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट इन स्फेरिकल शेप। आप देखिएगा जरा एस्ट्रॉइड को, आड़ा टेढ़ा तिरछा पूछा रहता है, वो स्फेरिकल शेप का नहीं होता है। माय क्वेश्चन इज व्हाई?
वाई किसी भी ग्रह को ग्रह करने के लिए उसका स्फेरिकल शेप होना जरूरी है। देखिए हर चीज का क्यों होना चाहिए, मजा नहीं आता उसके बिना। क्यों सर बताइए, किसी चीज का स्फेरिकल शेप होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? और कुछ सोचो, और कुछ सोचो। स्फेरिकल शेप का मतलब समझे, गोलाकार, गोलाकार आकृति की हो। भैया लिख रहे हो, लिख रहे हो बाबू? अरे सर क्या कर रहे हैं, प्रवचन चल रहा है क्या? अरे बाबा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। गोलाकार आकृति की हो, क्यों भाई? काय गोलाकार राहुल कुमार, गोलाकार आकृति क्यों हो? काफी हद तक सही बोला लड़का। और कुछ बताओ यार, अच्छा लगा? और कुछ बोलो यार, बोल तो तुम अच्छा रहा है लेकिन कुछ और बताओ। देखो किसी भी पिंड का गोलाकार आकृति होना यह दिखाता है कि उसमें एक सब्सटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसका आयतन जो है वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट का है, उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट का है। वो बड़ा ग्रह है, बात समझे? उसका शेप बड़ा है। हर चीज का स्फेरिकल शेप नहीं हो सकता है अपने आप। हम बना दे अलग बात है, कुम्हार बन के ऐसे ऐसे गोल गोल करके बना दे अलग बात। अपने आप स्फेरिकल आकृति तभी आता है जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक सब्सटेंशियल अमाउंट का है। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई स्फेयर है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चारों दिशा में बराबर लग रहा है। समझे बातों की नहीं? बात बुझे है ना? अब वो तभी हो सकता है जब उसके केंद्र पर एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मास हो, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। बात समझा कि नहीं? यानी एक पर्टिकुलर द्रव्यमान के बाद ही कोई चीज स्फेयर बन सकता है। बात समझा? पहला। दूसरा, स्फेयर अपने वॉल्यूम के कंपैरिजन में और अपने मास के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सरफेस टेंशन या सबसे कम सरफेस टेंशन, सबसे कम सरफेस टेंशन रखने वाला ऑब्जेक्ट होता है। यानी अपने वॉल्यूम और अपने मास के कंपैरिजन में उसका सरफेस एरिया कम होता है। समझे बात हो कि नहीं? तो वो स्फेयर एक ऐसा शेप है जिसमें उस आकृति, उस आयतन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम को ठूसा जा, सबसे ज्यादा मास को ठूसा जा सकता है। नहीं समझा? स्फेयर एक ऐसी आकृति है जिसमें उस आयतन में, उस वॉल्यूम में सबसे ज्यादा मास को ठूसा जा सकता है, और वो तभी हो सकता है जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो। इसीलिए किसी भी पिंड का स्फेरिकल होना वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के ज्यादा होने का प्रतीक है। बात समझा कि नहीं? प्लूटो तो दोनों चीजें फॉलो कर रहा है। प्लूटो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी काट रहा, सन के चारों ओर चक्कर भी काट रहा है, और प्लूटो स्फेरिकल शेप का भी है। अभी मैं बताता हूं उसका चक्कर क्या है। इसका तीसरा नियम है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है। बिल्कुल तुम सही बोला, एकदम सही बोला। तीसरा नियम यह है कि कोई भी प्लेनेट जब चक्कर काटे तो वो अपना ऑर्बिट साफ कर ले, यानी वो क्लियर कट ऑर्बिट में रहे, वो किसी और के ऑर्बिट में ना चला जाए। नहीं समझा? ये खुद सैटर्न और यूरेनस में घुस जाता है, किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट को काट देता है, और इसका बेल्ट भी साफ नहीं है। प्लूटो का बेल्ट भी साफ नहीं है, कभी कोई क्षुद्र ग्रह का टकरा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं कि उसका एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होना चाहिए और अपने ऑर्बिट को साफ रखे हो। क्यों? अगर वो अपने ऑर्बिट को साफ नहीं रख रहा है और उसका एक डिस्टिंक्ट ऑर्बिट नहीं है, इसका मतलब एक सर्टेन अमाउंट के बाद उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, तभी तो ऑर्बिट साफ नहीं रख रहा। नहीं तो अर्थ की तरह अपने ऑर्बिट को साफ कर लेता, जुपिटर की तरह ऑर्बिट साफ कर लेता। नहीं समझा बात को?
अरे भाई, मुझे चुंबक मान लो और मेरे आसपास क्या करो कि लोहे के फिलर्स डाल दो, लोहे के बुरादे, और मैं अगर चलूंगा और मैं चुंबक का बना हुआ हूं तो सारे लोहे के बुरादे सब मेरे पे चिपक जाएगा कि नहीं? मेरा ऑर्बिट अपने आप साफ हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब मेरे अंदर इतना फोर्स है कि मैं अपने ऑर्बिट को साफ कर सकता हूं। ये कभी काइपर बेल्ट में रहता है, कभी यूरेनस के ऑर्बिट को काट देता है, कभी इसके में कोई कोई जो है छोटा सा मूनलेट चिपक गया, तो ये अपने ऑर्बिट को साफ नहीं कर पाया अब तक। स्वीपिंग अवे ऑफ द ऑर्बिट हो नहीं पाया अभी तक इसका। इसी वजह से इसका तीसरा नियम जो प्लैनेट का होता है वो फुलफिल नहीं कर पाया प्लूटो। यही कारण था कि प्लूटो को हटा दिया गया प्लैनेट की कैटेगरी से। देयर आर 8 प्लैनेट्स नाउ, 8 ही प्लैनेट्स हैं। प्लूटो इज ड्वार्फ प्लैनेट है। अभी भी जो कॉस्मोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं वो प्लूटो को प्लैनेट में डालने का पूरा कोशिश करते रहते हैं, पर प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। क्लियर हो गया ये चीज? प्लैनेट के 3 नियम बता दो फटक से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से चक्कर काटना चाहिए। दूसरा, गोलाकार शेप का होना चाहिए। तीसरा, अपने ऑर्बिट को क्लियर करिए आप। वो प्लूटो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से प्लूटो नहीं है। बात समझा कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मेरे लिए कहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्लैनीमीड जो है वो गैनीमीड बड़ा है, और तुम्हें बता दूं मैं कि ग्लैनीमीड में से कई ग्रह जो हैं कई ग्रहों से बड़ा है। तुम बताना कौन कौन से ग्रह से बड़ा है? ये नहीं बोल पाऊंगा मैं, ठीक है? गैनीमीड से आपके एग्जिस्टिंग सोलर सिस्टम के प्लैनेट जो हैं वो छोटे हैं। बताना आप, कल बताना मेरे को। हाँ बताइए। हाँ हाँ, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने बना रखा था 2000 में ही कि ये नियम है। जब ये नियम बना है उसके बाद ही प्लूटो को हटाया गया। हाँ 2006 में हटाया गया, 2005 2006 में। समझा बातों की? नहीं कह दिया हटो यार, ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ग्रेविटी और स्पेस टाइम में कर्व सेम चीज है। ग्रेविटी के वजह से ही वो कर्व क्रिएट हुआ है। तुम्हें मैं बताता हूं। मैं एक पर्दा ले लूं, आप एक कोना पकड़िए, आप एक कोना पकड़िए, मैं एक कोना पकड़ता हूं, सर एक कोना पकड़ेंगे। पर्दा खींचा, एकदम कस के खींच लो, और बीच में एक भारी बॉल रख दो, क्या होगा? कर्व आएगा ना। यही वो कर्व है स्पेस टाइम में। किस वजह से आया है? मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। बात समझाएगी नहीं? अच्छा, अभी मैं उसी एक्सपेरिमेंट बताता हूं। तुमने एक छर्रा फेंक दिया तो क्या होगा? यही है वो सन के अराउंड गोल गोल घूमना। हाँ हाँ बिल्कुल, सन जो है वही वो सबसे ज्यादा पिंड किए हुए, इसी वजह से चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। और ये जो अर्थ है उसको एक दिन में सन में मिल जाना है। एनर्जी लूज होगा, उस डिप्रेशन में एक दिन खत्म हो जाएगा। गोल गोल घूमेगा, घूमेगा, एनर्जी लूज होगा, और वो एक दिन क्या हो जाएगा? अंततो गत्वा उसको अंदर जाना ही जाना है। और फिर धीमे धीमे सन का साइज बड़ा होने लगेगा, फ्यूल खत्म होने लगेगा, कोलैप्स कर जाएगा। अब चाहे वो सुपरनोवा कर दे, चाहे क्लाउड्स बना दे, कैसे क्या कर दे, डिपेंडिंग अपॉन द सन। समझे? ये फ्यूचर है आपका। बात समझेगी नहीं? क्लियर है चीज? ठीक, फाइन। अच्छा, अंदर के 4 ग्रह जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? पार्थिव ग्रह। और दूसरा क्या होता है? एक होते हैं क्या? जोवियन या गैसियस प्लैनेट्स। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह या आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह, ठीक है, प्लैनेट्स होते हैं। अब जरा इन दोनों में बेसिक बेसिक अंतर बताइए, मोटा मोटा अंतर, मोटा मोटा अंतर बताइए। 4 कौन से ग्रह इसके अंदर आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन कौन हो गया? आपका हो गया मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। इसको क्या क्या बोलते हैं बाबू? बुध। ये क्या हो गया? शुक्र। ये क्या हो गया? पृथ्वी।
और ये क्या हो गया, मंगल। एकमात्र ग्रह पृथ्वी के बाद जहां पानी पाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। जुपिटर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बृहस्पति। सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपट्यून वरुण। ये 4 प्लैनेट क्या होते हैं मैम, ये एक्सटर्नल प्लैनेट्स हैं और ये 4 इंटरनल प्लैनेट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा प्लैनेट है, अभी मैं बताऊंगा ये सब चीज में, ऐसे ही फन फैक्ट मजे करने के लिए, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अपने ऑर्बिट में रोल करता हुआ नजर आता है, नहीं समझा, रोलिंग करता हुआ नजर आता है। जैसे मान लो ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ऐसा ऐसा नजर आएगा। ऐसा लगेगा जैसे किसी बॉल को लुढ़काया जा रहा है। लेटा हुआ है, उसका एक्सिस जो है ना वो उसके ऑर्बिट के पैरेलल है। यूरेनस है, सही बोल रहे हो, अरुण है। ये फन फैक्ट है, केबीसी का क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। वीनस और यूरेनस रेट्रोग्रेड रोटेशन करते हैं, उल्टा घूमते हैं। चलो अभी पहले बात करते ना, ये नॉर्मल बात करते ना। अब देखो तुमने जो पूछ दिया ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा वो है, क्रिटिसिज्म है नेबुला हाइपोथेसिस का। नेबुला हाइपोथेसिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये मानता है कि सब कुछ सन से निकला है। ये समझा है, अगर सब कुछ सन से निकला है तो सबकी एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जुपिटर का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1। सारे प्लैनेट्स के प्रॉपर्टी मोर लेस कम से कम मैटर वेज प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बाहर के अलग है अंदर के अलग है। बात समझ, हाँ तो वही बात है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बात समझे, उसी से डिफरेंट डिफरेंट थेरीज निकला है। अब उतना आपको नहीं पढ़ना है और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आ रहा है, जो मेन है मुख्य पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए कि मार्स, वीनस, अच्छा ये जितने भी हैं ये क्या है, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। और ये सारे कितने हैं, गैसियस हैं। और क्या प्रॉपर्टी है सर, ये चारों के चारों, इन चारों का डिवीजन किससे हुआ है, एस्ट्रॉइड बेल्ट से हुआ है। और क्या अंतर है दोनों के अंदर, डेंसिटी इसकी ज्यादा है। अब एक हमारा सवाल, इसकी डेंसिटी कम है, क्यों, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, घनत्व। इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। अब सवाल उठता है कि पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा क्यों है, और पृथ्वी का घनत्व इसलिए सबसे ज्यादा क्योंकि ये तो पार्थिव ग्रह है। और क्या कारण है, कायदे से किसका घनत्व, नियम के हिसाब से किसका घनत्व ज्यादा होना चाहिए, मरकरी का, लेकिन पृथ्वी का घनत्व ज्यादा है, सबसे ज्यादा पृथ्वी सोलर सिस्टम। ज्यादा बड़े होने का मतलब हो जाता है वॉल्यूम का बढ़ना, इसका मतलब उसका घनत्व कम होना। जो बता देगा आइसक्रीम, और लिटरल में आइसक्रीम। मरकरी से ज्यादा घनत्व जो है पृथ्वी का है, क्यों, मेटलिक कोर तो मरकरी का भी है। हैं? पत्थर है यार, पत्थर के ज्यादा से जब पानी के ज्यादा कैसे हो जाएगा। देखो क्या है, नियम तो ये कहता है कि मरकरी का घनत्व ज्यादा होना चाहिए, हैवी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, पे ऐसे करके आगे जाना चाहिए। साइज कैसे बड़ा है, साइज तो छोटा है, इससे सबसे छोटा ग्रह यही है। देखो प्रॉब्लम क्या है, नियंता शुरुआत में यही था, बात समझा कि नहीं, लेकिन एक बार क्या हुआ, करीब आज से 4 बिलियन ईयर पुरानी बात है ये, जब अर्थ बन रहा था, तो अर्थ जब बन रहा था तो उस समय में मरकरी से इसकी डेंसिटी कम थी, लेकिन एक प्लैनेट था जिसका नाम था थिया। इसने सुना है, इसने थिया करके एक प्लैनेट था, उसने क्या किया, शिगार शेप का,
उसने क्या किया, ये इससे टकराया, समझ में आ गया। जब वो इससे टकराया तो इसके ऊपर के जितने भी लाइटर ऑब्जेक्ट थे ये बाहर निकलकर मून बन गया। नहीं समझा? थिया जब टकराया तो इसके ऊपर के जितने भी लाइटर ऑब्जेक्ट थे वो बाहर चला गया और वो मून बन गया। तो जो बचा हुआ था वो क्या हुआ, वो हैवियर एलिमेंट हो गया। एंड दिस मेक्स द अर्थ मोस्ट डेंसर एलिमेंट इन सोलर सिस्टम। मून के बनने की वजह से अर्थ का जो है डेंसिटी, यूपीएससी ने एक बार पूछ दिया इनमें से कौन सा ऐसा कारण है जिसके वजह से अर्थ की डेंसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। पता है सर उसमें क्या था उत्तर? उसमें सवाल दे दिया उन्होंने कि मून, एग्जिस्टेंस ऑफ मून। ये सर किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा ये, और वही उसका उत्तर था। जब मून बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है ना आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए आदमी को मून को, बात समझा? इसीलिए अभी चंद्रयान वगैरह करते हैं। बात समझा कि नहीं है सर? नहीं समझ रहे हैं सर? नहीं आ रहा कुछ पल्ले? आप ही सर। हाँ नहीं समझे? ये बात कैसी हुई पता है? कभी तुमने चूने को पानी में खगोल कर, और पहले पुताई जो होता था चूने को पानी में करके फिर पोतते थे पुआल से, किसी ने किया है ये? आप चूने को छोड़ दीजिए थोड़े दिन तक, पानी ऊपर आ जाता है, चूना नीचे चला जाता है। आपने अगर पानी को निकाल, अगर पानी चूना दोनों मिला हुआ है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा नॉर्मल होगी, लेकिन अगर आपने ऊपर से पानी निकाल दिया तो चूना चूना बच गया खाली, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ये वही कुछ हुआ है, ऊपर का पानी निकाल दिया गया, अंदर केवल चूना चूना बचा हुआ है, बहुत हैवी डेंसिटी का हो गया है। बात बुझी कि नहीं बुझी? चलो भाई एक अंतर पता चल गया हमें। क्या हो गया? रॉकी प्लैनेट है, डेंसिटी ज्यादा है, अंदर के ग्रह हैं, बाहर के ग्रह हैं, और कुछ बताइए। ये कंपैरेटिवली छोटे ग्रह हैं, इसी वजह से इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है। इनका क्या है, ये बड़े हैं। और कुछ बता सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? और उसमें नहीं सर, जुपिटर कितना बड़ा है ना, इसीलिए मास ज्यादा हो जाता है। मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं ये, मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं ये, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये चीज दोनों है। ठीक, ओके फाइन। अच्छा, इनमें से गर्म ग्रह कौन होंगे, ठंडे कौन होंगे? ये सारे के सारे गर्म ग्रह होंगे और ये सारे के सारे ठंडे ग्रह होंगे। अच्छा, नियमतः सबसे गर्म ग्रह कौन सा होना चाहिए? मरकरी, पर है वीनस। माय क्वेश्चन इज वाई? उसका वातावरण होने के कारण वो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या मतलब है? ठीक से बताइए सर। अच्छा, आप लोगों में कितने लोग मतलब कार ड्राइव करते हैं, कार वर्क में फ्रिक्वेंटली जाते हैं? नॉर्मली यार बस बस में जाते होगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया है कि कभी किसी कार को धूप में छोड़ दिया एकदम बढ़िया से, आओ मतलब 2-3-4 घंटे छोड़ दिया, उसके बाद आपने उसको खोला, उसके अंदर घुस गए, क्या होता है? रोस्टेड चिकन। ऑब्जर्व किया है कि नहीं ये चीज? कि मैं पहली बार बोल रहा हूं, आप पहली बार ऑब्जर्व कर रहे हैं? किया है? या कोई ऐसा रूम हो जहां पे शीशे लगे हुए हो हैं? डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्यों होता है? उसको कहते हैं ग्रीन हाउस, हरित गृह प्रभाव। क्या होता है देखो सर, देखिएगा इधर, एम्बेसडर तुम्हें मिलेगा यही कार बाबू, आईएएस बनने के बाद। अब इनोवा देते हैं, फाइन, ठीक है। अभी क्या सिस्टम है समझो बात को। मैंने तुम्हें एक चीज बताया था, एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा, याद है? लैम्डा इज वेवलेंथ। अगर सूरज से कोई रोशनी पृथ्वी पे आ रहा है तो उसका एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? वेवलेंथ कम होगा। इसका मतलब वो चुटकू 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 करके पृथ्वी पहुंचेगा। क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा वेव होता है ना, वेवलेंथ क्या होता है? किसी वेव का लेंथ कितना है। तो अगर वेवलेंथ कम हो गया, एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो गया, इसका मतलब वो छोटा छोटा वेव है।
तो जब छोटा वेव होगा ना तो किसी भी चीज को चीर के निकल जाएगा। गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? अच्छा, मान लो इसने अर्थ को टच कर दिया, अब अर्थ गर्म हो गया, अब ये भी तो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, लेकिन सन की गर्मी और अर्थ की गर्मी अलग अलग है। अर्थ तो कम टेम्परेचर पर है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। अगर उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा तो कैसे निकलेगा? ऐसे करके। इसको लॉन्ग वेव बोलते हैं। ये होता है शॉर्ट वेव, ये होता है लॉन्ग वेव। अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। ये सूरज है, सूरज चाचा, सूरज पापा। अब सूरज पापा की जो रोशनी आ रही है वो क्या है? वो छोटा वेव है। वो छोटा वेव है तो क्या होगा? शीशे को चीड़ के घुस जाएगा अंदर, घुसने में आसानी होगी उसको, तो शीशे के अंदर चीर के घुस गया अंदर, अंदर प्रॉपर गर्मी आ गई। अब चूंकि उसने अब क्या किया है, कार के अंदर को गर्म किया है, लेकिन कार के अंदर से जो गर्मी निकल रहा है वो उतनी गर्मी नहीं है जितना सूरज का गर्मी तो बहुत ज्यादा है। तो वो क्या होगा? लॉन्ग वेव होगा। लॉन्ग वेव जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो सीधा कहेगा, कहां बेटा, किधर, किथे, किधर अद्दा, हमारा भी कुछ एग्जिस्टेंस है, हम शीशा हैं। पिछला वाला घुस गया तो क्या तुम भी निकल जाओगे? नहीं समझे? तो बड़ा वेव क्या कहेगा? यहीं रुको, तुम्हारे अंदर अभी इतनी औकात नहीं है। नहीं समझा बात? तो क्या होगा? बड़ा वेव क्या करेगा? इसको रोक देगा। तो क्या होगा? भैया जा तो रहा है और निकल नहीं रहा है। समझे बात हो कि नहीं? तो यहां पे क्या होगा? हीट जो होगा उसका इक्वेशन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा? अंदर का एरिया गर्म हो जाएगा। बात समझे? इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो इनकमिंग रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट, आउटगोइंग रेडिएशन के लिए ओपैक रहता है। अब हम अपने इस एग्जांपल को अर्थ पे लगाते हैं। जब हम अर्थ पे आते हैं और मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, जो काम कार के लिए शीशा कर रहा है वही काम अर्थ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। वो क्या करेगा कि इनकमिंग रेडिएशन को तो जाने देगा, लेकिन आउटगोइंग रेडिएशन बड़ा है। कहेगा भैया किधर, बहुत मटक के चल रहे हो, यही रुको। तो क्या कर देगा? इसको रोक देगा, तो अर्थ क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। यही कारण है, कहते हैं कि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम निकालिए, काहे को शीशा बना रहे हो ऊपर। इसीलिए हर जगह कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कम करो, पेड़ पौधे लगाओ, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करो, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। यही है ना सर? यही चीज है ना आपका फिनोमेना। वीनस के साथ यही है। वीनस के देखिए, हमारे यहां एटमॉस्फेयर में 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तब हम परेशान हैं। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, मर जाएंगे, दिन जल जाएंगे, भुन जाएंगे। उसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वो पूरा शीशे का एक शेल बना हुआ है। अब जब किसी के अंदर 96% कार्बन डाइऑक्साइड विथ थिकेस्ट एटमॉस्फेयर अगर रहेगा तो वहां पे क्या होगा? जाएगा तो रेडिएशन, निकलेगा कुछ नहीं। इसीलिए वो टेम्परेचर 400-500 डिग्री हो जाता है। इसीलिए वीनस सबसे ज्यादा गर्म है, मरकरी इतना गर्म नहीं है। मरकरी के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, जो आएगा फट से बाहर जाएगा। बात समझा कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। कल हम जो है एक एक प्लैनेट के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे, एंड देन मून की टाइडल लॉकिंग, उसके बाद हमारा टाटा। थैंक यू।